हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है, कोई एक टॉपिक नहीं, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन अवश्य बनता है, इसलिए इस वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, इसे बड़े ध्यान से आप समझिएगा। देखिए, सबसे पहला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोड विभव, दूसरा है मानक इलेक्ट्रोड विभव, तीसरा जो टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी, और चौथा जो टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण एवं अनुप्रयोग। इसमें से सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण क्या है? अनुप्रयोग है, यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं किस टाइप से बनते हैं इन चारों टॉपिक से। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। देखो, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है। अब देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन वाले आपको रटना नहीं पड़ेगा अगर सारा कंसेप्ट आप समझ लेते हैं तो। दूसरा, इस तरह से बहुविकल्पी पूछा जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन यदि आप चाहते हैं कि बहुविकल्पी क्वेश्चन हम अच्छे से कर लें, हमें किसी तरह की समस्या ना हो, रटना ना पड़े, तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, आराम से समझिएगा इत्मीनान के साथ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव। सबसे पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव की कहानी क्या है कि आप किसी भी धातु की छड़ लेते हैं। ठीक है, किसी भी धातु की छड़ ले लिए। ठीक, उस धातु की छड़ को उसी का कोई लवण का विलयन आपने ले लिया। ठीक है, और इसमें इसको डुबो दिए। ये कोई विलयन है, मान लो ऐसे मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो धातु की छड़ है वो विलयन के सापेक्ष या तो धन आवेशित हो जाएगी या फिर तो ऋण आवेशित हो जाएगी। अगर धन आवेशित या ऋण आवेशित होती है तो इससे क्या होगा, धातु का जो इलेक्ट्रोड है और विलयन के बीच में एक तरह की ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी। उसी को बोलते हैं विभव। ठीक है, तो जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोएंगे तो धातु की छड़ और विलयन के बीच में एक ऊर्जा उत्पन्न होगी जिसे हम बोलते हैं विभव। अब विभवों के अंदर यानी विभवांतर को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो आइए हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। डेफिनेशन, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखिए, जब किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़, ठीक है, विलयन के सापेक्ष धन आवेशित या ऋण आवेशित हो जाए। ठीक है, जैसा कि आपको पहले समझाया यहाँ पर कि आप किसी धातु की छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ जो है वह या तो धन आवेशित हो जाएगी या तो ऋण आवेशित हो जाती है। इससे छड़ और विलयन के बीच एक विभवांतर यानी ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इसे धातु का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ठीक है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। इसे हम कैपिटल ई से दर्शाते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल ई से दर्शाते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोड विभव आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हम इलेक्ट्रोड विभव पर प्रभाव डालने वाले कारक। इलेक्ट्रोड विभव पर यानी जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उस पर कौन कौन ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित कर सकते हैं। या फिर यह पूछा जाता है प्रश्न कि इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे निर्भर करेगा। देखिए, किस पर निर्भर करेगा? धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, या कह सकते हैं कि धातु की प्रकृति जो है इलेक्ट्रोड विभव के प्रभाव को कम या ज़्यादा कर सकता है। विलयन के ताप पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, विलयन की मोलरता पर, धातु आयनों की सांद्रता पर। तो ये चारों आप याद रखिएगा। ठीक है, इस पर क्या होता है? इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। ठीक है, या ये सब जो है इलेक्ट्रोड विभव पर प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट हमारा है मानक इलेक्ट्रोड विभव। देखिए, इलेक्ट्रोड विभव ही होता है लेकिन एक फिक्स, यदि मानक हम मान लें कि इतना टेम्परेचर हो, विलयन की सांद्रता इतना हो, यानी फिक्स कर लें, और उस पर जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसी को हम बोलते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव। अब इसको समझिए, आपको उसी तरह जैसे आपने एक कोई भी इलेक्ट्रोड लिया था और उसे किसी भी विलयन में आपने लवण के विलयन में डुबो दिया था। ठीक है, लवण के विलयन में आपने क्या किया? डुबो दिया।
तो अब इससे क्या होता है, एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे हम विभवांतर कहते हैं, तो उसी को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि ये टेम्परेचर फिक्स होगा। टेम्परेचर कितना होगा, 298 केल्विन, ठीक है, या इसे कह सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और एक मोलर सांद्रता का विलयन होगा। अब इसमें धातु की छड़ जब डालेंगे तो जो विभवांतर उत्पन्न होगा, ठीक है, यानी ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसे हम बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव। लेकिन अगर 298 केल्विन और 1 मोलर नहीं रहेगा, किसी भी आप ताप पर किसी भी सांद्रता पर धातु को डालते हैं उसी के लवण के विलयन में, तो जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। और यदि आप 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस और 1 मोलर सांद्रता के विलयन में धातु की छड़ डालेंगे तो जो ऊर्जा उत्पन्न होगी उसे हम बोलेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। तो देखिए यहाँ से, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ और विलयन के बीच उत्पन्न विभवांतर को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है। इसे E0 से दर्शाते हैं। ओके, तो ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अब आगे पूछा जाता है प्रश्न कि इलेक्ट्रोड विभव यानी कि ई और मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध क्या होता है, ठीक है। तो इसे हम नॉट समीकरण भी बोलते हैं। तो देखिए, नॉट समीकरण आपको यहाँ से याद रख लेना है। बाकी इसकी व्युत्पत्ति का एक शार्ट वीडियो, शार्ट का मतलब 5-10 मिनट का एक वीडियो अलग से बना देंगे, उसमें हम नॉट समीकरण कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे उसकी व्युत्पत्ति होती है, वह सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो ई सेल जो है, ई सेल का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोड विभव, ठीक। ई नॉट सेल का मतलब हो गया मानक इलेक्ट्रोड विभव। आर हो गया गैस नियतांक, टी हो गया परमता, एन हो गया इलेक्ट्रॉन या मोलों की संख्या, एफ हो गया फैराडे नियतांक, और क्यू जो होता है इसको समझिए। क्यू क्या होता है, क्यू बराबर होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बटा रिएक्टेंट्स यानी कि अभिकारक का कंसंट्रेशन, ठीक है। ये क्यू का मान होता है। कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे ई क्या है, मानक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड विभव है, ई नॉट मानक इलेक्ट्रोड विभव, आर जो है गैस नियतांक, कैपिटल टी है परम ताप, एफ है फैराडे नियतांक, एन है इलेक्ट्रॉनों या मोलों की संख्या, यम एन आपको देखने को नहीं मिला है, धातु आयनों की संख्या होगा, ठीक है। आगे हम देखते हैं रेडॉक्स इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। देखिए, नाम से रेडॉक्स मतलब क्या होता है। देखिए, यहाँ से रेड का मतलब हो गया अपचयन, ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है। रेड का मतलब रिडक्शन, ओ एक्स का मतलब ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण अपचयन, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी ऐसा इलेक्ट्रोड जिसपे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, तो जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स इलेक्ट्रोड विभव या रेडॉक्स विभव भी बोलते हैं, ठीक है। देखिए, जब एक ही इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन की क्रियाएं होती हैं, यानी एक ही इलेक्ट्रोड हो उसमें ऑक्सीकरण या अपचयन दोनों क्रियाएं अगर होती हैं, तो इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं, ठीक है। ये 1-2 बार पूछा गया है एग्जाम में, यूपीबी, ठीक है। तो क्या हुआ, रेडॉक्स इलेक्ट्रोड विभव का मतलब है कि कोई आपने लिया, जैसे आप इसको समझिए, आपने कोई भी इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है, उस किसी विलयन में आपने डुबो दिया उसी के लवण के, तो अगर इस पर ऑक्सीडेशन भी क्रिया हो रही है और यदि रिडक्शन भी क्रिया हो रही है, तो अगर इसके बीच में यानी धातु और विलयन के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा, ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसे हम बोलेंगे रेडॉक्स विभव या रेडॉक्स इलेक्ट्रोड विभव। ओके, नेक्स्ट है कि हर नोट आपको याद रखना है, इससे का आगे काम पड़ेगा। हर धातुओं का एक निश्चित मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है। हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 वोल्ट मानकर अन्य सभी धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना की गई। अर्थात कहने का मतलब यह है कि सभी जो धातु हैं उनका एक निश्चित मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है उसे 0 मान करके अन्य धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव की गणना की गई है, ठीक है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगला टॉपिक है, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बना लीजिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी।
अब जो देखिए जो धातु होते हैं उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, उसको बढ़ते या घटते क्रम में आप रख देंगे तो एक सीरीज बन जाती है, जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए सभी धातुओं का एक मानक इलेक्ट्रोड विभव होता है, ये पहले से हमें पता है। यदि धातुओं को मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते या घटते क्रम में रख दें तो एक श्रेणी बन जाती, इसे ही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, कोई भी धातु है, ठीक है, कोई भी धातु मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक। अब इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव मान लो कुछ भी हो, मान लो कि मान लेते हैं एक है, दो है, तीन है, चार है, ऐसे मान लेते हैं हम अपने से, ठीक है। अब इनको बढ़ते क्रम में हमने रख दिया या फिर घटते क्रम में रख दिया तो एक सीरीज बन गई। बढ़ते क्रम ये हो गया, घटते क्रम में एक सीरीज बन गई, इसे ही हम बोल देंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब देखिए कुछ विद्युत रासायनिक श्रेणी में आपको यौगिक कह रहा हूँ, धातु दिखाई दे रहे हैं, उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम इसे ये देखिए यहाँ से, ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक को याद रखिए, ठीक है। लिथियम से लेके गोल्ड तक, कहाँ से, लिथियम से लेके गोल्ड तक, और इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव यहाँ पर दिए हुए हैं -3.04 से लेके +1.50। ठीक है, यहाँ देख लीजिए थोड़ा सा बनाने में, चलिए हटा देते हैं। अब इसको आपको याद क्या रखना है, पूरा आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव याद नहीं रखना, केवल ये याद रखिए लिथियम का, ठीक है, लिथियम का याद रखिए -3.04, हाइड्रोजन का याद रखिए 0, और गोल्ड का याद रखिए +1.50। अब इससे क्या आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए ईसीएस में आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो धनात्मक जो मान है वह धीरे धीरे क्या हो रहा है, घटता जा रहा है और आके 0 हो जा रहा है। इसके बाद देखा जाए तो ऋणात्मक मान धीरे 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 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें अगर ईसीएस बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, हम देखेंगे कि सबसे ऊपर जो रहेगा वह अधिक ऋणात्मक रहेगा, क्योंकि वैल्यू दिया रहेगा आपको। सबसे अधिक ऋणात्मक को ऊपर कर देंगे, उससे कम ऋणात्मक नीचे, उससे कम नीचे, ऐसे करके सीरीज बनाएंगे। उसी तरह यदि धनात्मक की बात किया जाए तो सबसे अधिक धनात्मक नीचे रहेगा और कम धनात्मक वाले ऊपर रहेंगे, तो सीरीज बनाने में आपको काम आएगा। जैसे देखिए आप समझिए इसको, जैसे मान लीजिए हम कह दिए कि 4 धात्विक तत्व हैं, ए बी सी डी हैं, ठीक है। हम कह दिए कि डी का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है -3 है, सी का जो है -1 है, ठीक, और बी का मान लीजिए हम मान लेते हैं कि 2 है, यानी +2 है, और इसका मान लेते हैं कि +1 है, ए का। तो अब हमें ऊपर नीचे यदि सेट करना होगा तो कैसे सेट करेंगे, अधिक माइनस वाला ऊपर रहेगा, यानी डी आपका ऊपर हो गया, उससे कम माइनस सी नीचे हो गया, फिर कम प्लस वाला नीचे रहता है उसके, यानी कि अगर इन दोनों में देखा जाए ए और बी में, तो कौन ऊपर रहेगा कौन नीचे, भाई अधिक प्लस वाला नीचे होता है, कम प्लस वाला ऊपर, यानी कि ए हो जाएगा, ठीक। और उसी तरह से अगर इसके बाद बी आ जाएगा, तो अब इस तरह देखिए हमारा एक अलग से सीरीज बन गई है पूरा, ठीक है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको जो दिखाए थे शुरू में क्वेश्चन कि इस तरह से कैसे बनाएंगे, तो अब देखिए ये विद्युत रासायनिक श्रेणी बन गई। अब इसमें से कोई पूछेगा कि कौन अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रियाशील है, या किसकी धन विद्युतीय लक्षण अधिक है, ये आगे हम अनुप्रयोग में सारी चीज़ें समझेंगे। तो आपको ये ईसीएस आपको याद रखना होगा, ठीक है, किसी भी तरह से ईसीएस याद रखिए, और पूरे की वैल्यू मत याद रखिए, बस हाइड्रोजन का, लिथियम का, और लास्ट में नीचे गोल्ड का याद रखिए। ओके, अब चलिए हम देखते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी के लक्षण। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके लक्षण लिखिए, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा। अब देखिए यदि इलेक्ट्रोड अवक्रिया अपचयन में लिखा हो तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को मानक अपचयन विभव कहेंगे, यानी जो इलेक्ट्रोड अवक्रिया है वह अपचयन में लिखा होगा, तो जो मानक इलेक्ट्रोड विभव आप कह रहे हैं वहाँ पर क्या नाम देंगे, मानक अपचयन विभव। उसी तरह यदि इलेक्ट्रोड अवक्रिया आक्सीकरण में लिखा हो तो मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम मानक आक्सीकरण विभव कहेंगे। ओके, नेक्स्ट है कि
जो मानक अपचयन विभव है और मानक ऑक्सीकरण विभव है, दोनों के संख्यात्मक मान बराबर होते हैं परंतु चिन्ह विपरीत होते हैं। नेक्स्ट है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर मानक इलेक्ट्रोड विभव का धनात्मक मान घटता है। ठीक है, यहाँ पे घटता रहेगा और ऋणात्मक मान बढ़ता है। आप देखेंगे कि हम नीचे से ऊपर जा रहे थे तो धनात्मक मान धीरे धीरे घटते घटते जीरो हो गया, फिर ऊपर जा रहे हैं तो माइनस में की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते माइनस लिथियम तक जाते जाते क्या हो गया, -3.04 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है। नीचे से आप ऊपर जा रहे हैं तो क्रियाशीलता बढ़ती है। नेक्स्ट है काफ़ी महत्वपूर्ण है विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग। तो देखिए सबसे पहले धन विद्युतीय लक्षण ज्ञात करने में, तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि धन विद्युतीय लक्षण क्या होता है। तो देखिए धन विद्युतीय लक्षण का मतलब होता है किसी भी धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति को ही हम बोलते हैं धन विद्युतीय लक्षण। एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति धन विद्युतीय लक्षण कहलाता है। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें आप नीचे से ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा, बस आपको नोट पॉइंट याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, सारी जो इसमें दिया हुआ है, ठीक, जैसे कि धन विद्युतीय लक्षण ईसीएस में नीचे से, ईसीएस का मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो ईसीएस में नीचे से ऊपर जाएंगे, ये देखिए नीचे से ऊपर जाएंगे तो धन विद्युतीय लक्षण बढ़ेगा। क्या होगा, धन विद्युतीय क्या होगा, लक्षण बढ़ेगा। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो धन विद्युतीय लक्षण बढ़ेगा, याद रखना होगा ये आपको। दूसरा है धातुओं की क्रियाशीलता, तो पहले ही पढ़ लिए हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे से ऊपर जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है, तो यह भी बढ़ेगा, यानी देखिए धन विद्युतीय लक्षण भी बढ़ेगा। ठीक है, धातुओं की क्रियाशीलता भी बढ़ेगी, यानी ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु से अधिक क्रियाशील होगी। विस्थापन अपक्रियाओं को ज्ञात करने में जो अधिक क्रियाशील धातु होगी वह कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देगी। ठीक है, विस्थापन अपक्रिया ज्ञात करने का मतलब क्या है कि अधिक, जो कोई भी धातु ऐसी है जो अधिक क्रियाशील है वो अपने कम क्रियाशील धातु को क्या करेगी, विस्थापित कर देगी, हटा देगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपचायक एवं आक्सीकारक क्षमता ज्ञात करने में। तो देखिए अपचायक क्षमता तो बढ़ेगा, ईसीएस में नीचे से ऊपर जाएंगे तो अपचायक क्षमता बढ़ेगा, लेकिन जो आक्सीकारक क्षमता है वह क्या होगा, घटेगा। ईसीएस में नीचे से ऊपर जाने पर याद रखिए अपचायक क्षमता जो है वह बढ़ेगा, आक्सीकारक क्षमता घटेगा। हम हमेशा ईसीएस में नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, आपके बुक में हो सकता है कि ऊपर से नीचे लिखा हो। ठीक है, लेकिन एक कंसेप्ट बना के चलेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका धातु ऑक्साइडों का तापीय अपघटन। अब इसको आपको समझना होगा कि देखो भैया ईसीएस में अब देखिए ईसीएस में यहाँ पर कहाँ गया, हाँ कापर, यहाँ देखिए कापर है, कापर से जितने भी नीचे की धातु है ना उससे हम बोलते हैं उत्कृष्ट धातु हैं, जैसे कि मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, गोल्ड हो गया। यानी ईसीएस में जो कापर से नीचे हैं उन सभी धातुओं को हम बोलते हैं उत्कृष्ट धातुएं। अब जो उत्कृष्ट धातुएं हैं इनके यदि ऑक्साइड होंगे तो इन्हें गर्म करेंगे तो ये टूट जाएंगे, इनका अपघटन हो जाएगा, धातु और ऑक्सीजन में अपघटन हो जाएगा। अब देखिए इसको समझिए क्या मतलब है इसका। जैसे हमने मान लीजिए ले लिया सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, अब इसे जब गर्म करेंगे ना तो ये टूट जाएगा, किसमें, Ag में, और प्लस O2 में टूट जाएगा। अब इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा तो यहाँ 4 कर देना पड़ेगा, ये बैलेंस कर लेंगे आप। ठीक है, तो अब ऐसे ही कौन कौन से जो कापर से नीचे हैं, कापर से नीचे कौन कौन सी धातु हैं, तो कापर से नीचे Hg है, ठीक है, Ag है, ठीक, प्लेटिनम है और क्या है, गोल्ड है। तो इनके यदि ऑक्साइड होंगे तो इन्हें यदि गर्म करेंगे तो यह धातु और ऑक्सीजन में क्या हो जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे, और इन धातुओं को हम क्या बोलते हैं, उत्कृष्ट धातुएं। बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट है आपका धातु ऑक्साइडों का हाइड्रोजन द्वारा अपचयन। अब देखिए जो ईसीएस में आयरन से नीचे हैं, आयरन कहाँ पर है, आयरन यहाँ पे है। ठीक है,
अब आयरन से जितने भी नीचे की धातु है, इनके यदि ऑक्साइड होंगे, ठीक है, तो वह क्या होंगे, हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाएंगे, किसमें, धातु में और जल में। तो अब कोई भी ले सकते हैं, जैसे लेड ऑक्साइड भी ले सकते हैं। अब क्या बोलते हैं, आयरन से नीचे, आयरन से नीचे ये सारी की सारी देखिए, यहाँ से यहाँ तक, कैडमियम से लेकर के गोल्ड तक, ठीक है, ये सब के सब अगर ऑक्साइड है, इनका यदि हाइड्रोजन से क्रिया कराएंगे तो धातु में और हाइड्रोजन में अपचयन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए चार, एक मिनट, लिखा है चार क्षार धातुओं ए बी सी डी के मानक अपचयन विभव क्रमशः इतना 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 है, इनमें से प्रबलतम अपचायक होगा। प्रबल अपचायक कौन होगा, हम ईसीएस में पढ़ चुके हैं कि ईसीएस में नीचे से ऊपर जाएंगे तो अपचायक क्षमता बढ़ता है। प्रबल का मतलब अधिक अपचायक क्षमता किसका होगा, जो ईसीएस में ऊपर होगा। तो अब इसे हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ईसीएस बनाना पड़ेगा, विद्युत रासायनिक श्रेणी बनाना पड़ेगा। अब देखो चार धातुविक तत्व हैं, चार क्षार धातु हैं ए बी सी डी के क्रमशः, इसका मतलब क्या है कि ए का जो वैल्यू दिया हुआ है वो -3.05 है, बी का जो मान दिया हुआ है वह है -1.66 है, और सी का जो वैल्यू दिया हुआ है वह दिया है -0.40, ठीक, और डी का जो वैल्यू दिया हुआ है वह क्या दिया है 0.80 वोल्ट या 80। अब ईसीएस तो ये बना हुआ है। अब देखिए एक सीरीज बना हुआ है, सबसे अधिक माइनस ऊपर रहता है, उससे कम माइनस नीचे, उससे कम माइनस और नीचे, प्लस वाला एकदम नीचे होता है। तो अब ईसीएस में हम ये चारों बन गया ईसीएस, ए बी सी डी सीरीज बन गई। अब क्या होगा कि हम जानते हैं कि ईसीएस में नीचे से ऊपर जाएंगे तो अपचायक क्षमता बढ़ता है। तो भैया सबसे अधिक अपचायक क्षमता किसका होगा, ए का, तो उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, इसमें दिया है लिथियम है, बेरिलियम, सॉरी बेरियम है, सोडियम है, और अच्छा तीन है, एक मिनट, लिथियम हो गया, बेरियम हो गया, और फिर से दिया है सोडियम और मैग्नीशियम। ठीक है, इसके अपचयन इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः यदि है, तो अब क्या पूछ रहा है, सबसे प्रबल आक्सीकारक कौन होगा। तो सबसे प्रबल आक्सीकारक कैसे पता चलेगा, आपको देखना पड़ेगा कि सबसे नीचे कौन है। सबसे नीचे कौन होता है, जो सबसे कम माइनस वाला हो या अधिक प्लस वाला हो। तो देखिए सबसे अधिक माइनस वाला किसका है, सबसे अधिक माइनस तो इसका है, लिथियम का, ये वाला। तो ये तो ऊपर हो गया, यानी इसका अक्सीकारक क्षमता तो कम हो जाएगा। नीचे सबसे कौन होगा, तो सबसे नीचे देखा जाए तो ये होगा 2-2.37। यह किसका है, क्रमशः का मतलब क्रम से किसका है, मैग्नीशियम का है, यानी इसका है। तो अब ये मैग्नीशियम का है तो सबसे नीचे मैग्नीशियम पड़ेगा, यानी मैग्नीशियम की अक्सीकारक क्षमता अधिक होगा, तो यहाँ पे Mg2+ हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही प्रश्न है, देखिए चार धातु ए बी सी डी के मानक ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः ये आपका दिया हुआ तथा ये है, इनको बढ़ते हुए सक्रियता, सक्रियता का मतलब होता है क्रियाशीलता के क्रम में आपको रखना है बढ़ते हुए। तो आपको ईसीएस बनाना होगा, ए बी सी डी का ईसीएस बनाना होगा। ठीक है, अब इसमें देखना होगा कौन नीचे कौन ऊपर है। तो प्रबलता का क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो सीरीज आपको बनाना पड़ेगा। तो ऐसे बना लेंगे तो आराम से हल कर पाएंगे ऐसे प्रश्नों को, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ना ही तुक्का लगाना पड़ेगा। इसके बाद निम्न में से कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाएगा। तो हाइड्रोजन द्वारा कौन सा अपचयित होता है, जो भैया आयरन से नीचे होता है। तो आयरन से नीचे अगर देखा जाए तो सोडियम होता ही नहीं है, मैग्नीशियम होता ही नहीं है, एल्यूमिनियम होता ही नहीं है, तो बचा कौन सा, सिल्वर। तो सिल्वर के ऑक्साइड क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। नेक्स्ट है ए बी सी है, तीन है, इनके मानक अपचयन विभव यदि है, उनकी अपचयन शक्ति का क्रम होगा। ठीक है, इसमें अपचयन शक्ति का क्रम होगा, यानी बढ़ता क्रम घटता क्रम नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा इनके हिसाब से। ठीक है, तो आप पहले ए बी सी डी बना लीजिए। ए बी सी डी क्या दिया है, उनकी अपचयन शक्ति का क्रम बताइए। तो सबसे अधिक कौन होगा, तो इसमें देखिए सी सबसे ऊपर हो जाएगा। अब कैसे पता चला हमें, इस माइनस वाले वैल्यू से, -2.5।
उसके नीचे कौन होगा, बी होगा, उसके नीचे कौन होगा, ए होगा। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसका मतलब कि कौन सा सीरीज मिलेगा, ए बी सी। ठीक है, तो अब ए बी सी, तो उनकी अपचयन शक्ति का यानी बढ़ता क्रम आपको बताना है, अपचयन क्षमता का बढ़ता क्रम। अच्छा, अपचयन शक्ति का क्रम होगा, इसमें कन्फ्यूजन कर दिया है प्रश्न में कि इसको बढ़ता या घटता क्रम कहना चाहिए था। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से घटता क्रम। ठीक है, घटता क्रम। ठीक है, तो घटता क्रम क्या हो जाएगा, ये तो आपका अपचायक क्षमता का बढ़ता क्रम हो गया। घटता क्रम का तो मतलब हो गया सी बी ए, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। ऐसे धातु जो हाइड्रोजन क्लोराइड से H2 विस्थापित नहीं कर सकती है वह है, तो जो भाई हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होगी धातु वह विस्थापित कर देगी हाइड्रोजन को, लेकिन कम क्रियाशील होगा तो वह नहीं कर पाएगा। जैसे देखो, जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है, यह विस्थापित कर देगा। मैग्नीशियम भी है, एल्युमिनियम भी है, हाइड्रोजन से ऊपर है, तो यह सब स्थापित कर देगा। लेकिन करा नहीं करेगा तो कॉपर नहीं करेगा, क्योंकि नीचे वाली धातु कम क्रियाशील होती है, तो कम क्रियाशील अधिक क्रियाशील को थोड़ी नहीं विस्थापित करेगी। ठीक है, इसी तरह आप रिएक्शन को करिएगा। यह रिएक्शन कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है, तो देखिए संभव नहीं है का मतलब कि कौन विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो देखिए यहाँ पर सिल्वर है, कापर है, हम डायरेक्ट बता रहे हैं। अब देखो, कापर क्या होता है, सिल्वर से ऊपर होता है, कापर जो है सिल्वर से ऊपर होता है, तो कापर जो है सिल्वर को विस्थापित कर सकता है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न कुछ कन्फ्यूजन वाला है, इसे भी देखना पड़ेगा। अब क्रिया संभव नहीं है, ये तो भैया संभव हो सकता है। आयरन भी हाइड्रोजन को विस्थापित कर सकता है, कापर हाइड्रोजन, अच्छा यहाँ पे हाइड्रोजन कापर को विस्थापित कर सकता है। ठीक है, फिर कैल्शियम हाइड्रोजन, कैल्शियम को भी हाइड्रोजन, एक मिनट रुक जाइए, कैल्शियम हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या कर रहा है, कैल्शियम को हटा रहा है, ऐसा संभव नहीं है, यानी ये वाला सही होगा, उत्तर हमें लग रहा है गलत है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। अच्छा, संभव है का मतलब विस्थापित कर देगी, और नहीं है का मतलब नहीं संभव। इसमें दिया ऑप्शन कि कापर सिल्वर को विस्थापित कर सकता है, नहीं कर सकता है, इस प्रश्न का मतलब तो सिल्वर जो होता है कापर से नीचे होता है, तो कापर विस्थापित कर सकता है। आयरन तो हाइड्रोजन को कर ही सकता है, हाइड्रोजन कापर को कर ही सकता है क्योंकि अधिक क्रियाशील है। कैल्शियम हाइड्रोजन को, तो हमें लग रहा है कि ए होना चाहिए, आप एक बार देख लीजिएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गए, तो उम्मीद करते हैं कि ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर होंगे, क्लियर हो गए होंगे। तो आप क्वेश्चन को देखिएगा, ट्राई करिएगा बुक से। तो आज के लिए बस इतना ही, क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।